हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो है प्लांट किंगडम। क्लास 11 के एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम। इसके पहले दो चैप्टर आए थे, एक था आपका बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन और एक था आपका लिविंग वर्ड। ये दोनों ही मैंने ऑलरेडी करा दिया है, एनसीईआरटी से ही कराया है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो एक बार जाके वो दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन 2 लेक्चर में हुआ है, लिविंग वर्ड छोटा था तो 1 लेक्चर में हो चुका है। मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर करेंगे प्लांट किंगडम। एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि उन्हें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। तो देखो, आप मेरा वीडियो देख लो, आप कितने भी टीचर का वीडियो देख लोगे, जब तक कि आप खुद से नहीं मेहनत करोगे, खुद से एनसीईआरटी नहीं रीड करोगे, सिर्फ वीडियो देखने से ना कोई चीज समझ में नहीं आने वाली। हम यहाँ पे एनसीईआरटी लेकर के आए हैं, अगर हम एक एक लाइन उसमें बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपका भी ड्यूटी बनता है आप मेरे साथ साथ एक एक लाइन पे बने रहो। अगर जैसे मैंने बोला वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको भी इस लाइन को अपने में पेन करना है। आपको भी यहाँ पे आपके पेन होना चाहिए। तो मतलब कौन कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए? एक एनसीईआरटी, एक अपना हाइलाइटर लेकर के बैठो, हाइलाइटर और एक पेन लेकर के बैठो, साथ साथ हाईलाइट करते चलो, ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो भी चीज मैं यहाँ पे कराऊंगी एक बार पढ़ देंगे, उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे, मतलब रिकॉल करने का ट्राई करेंगे 2 से 3 बार। तो अगर यहाँ पे हम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करा रहे हैं तो डेफिनेटली क्लास एंड होने के बाद आपके दिमाग में 50%, 60%, 70% जितना भी जाता है कुछ तो जाएगा। तो आपको एक बार यहाँ क्लास लगानी है, इसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, वापस से इस चैप्टर को पढ़िए एनसीईआरटी से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर तब भी सवाल ना निकले तो आप मुझे आके बताओ कि मैम अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर हम लोग कुछ और सोचेंगे। ये रही इतनी बात। तो आज हम लोग इस चैप्टर में प्लांट किंगडम का बेसिक कर लेंगे, एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये हम लोग इस क्लास में आज खत्म कर देंगे। बाकी जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट है इसमें, बाकी सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया हुआ है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि प्लांट किंगडम। तो लिखा गया है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, वेयर इन द सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इसमें इन्होंने सिर्फ इतना लिखा गया है कि जब इसके पहले वाला हम लोगों ने चैप्टर देखा, कौन सा चैप्टर देखा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसको दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, ईयर था 1969। ये सब मेरे साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। सिर्फ वीडियो चला के रख दो, सुनते रहो, कुछ नहीं काम आने वाला है, ठीक है। कौन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। कौन सा ईयर था? 1969। इन्होंने कौन से 5 किंगडम्स दिए थे? कौन कौन सा? पहला था मोनेरा, फिर था आपका प्रोटिस्टा, फिर था आपका फंजाई, और फिर था आपका प्लांटी और आपका एनिमलिया। तो टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। In this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom। इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको प्लांटी बोला जा रहा है। तो टोटल किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वहीं पे हम लोगों ने मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, प्रोटिस्टा भी वहीं पे कर लिया है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा वहां पे हो चुका है, फंगस यहाँ पे, फंगस भी हम लोग का वहीं पे हो चुका है। प्लांट किंगडम में देख लेंगे। बाकी जो 5th किंगडम था एनिमलिया, उसका भी एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। प्लांट किंगडम को लेके जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज होती रही। फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। फंजाई और कुछ मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल्स थी, जिसको पहले तो प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन अब उसको अलग किंगडम में रख दिया गया थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। देखो, जब हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, 2 किंगडम सिस्टम जो कि लीनियस ने दिया था, ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा गया है। तो वहां पे 2 ही किंगडम उन्होंने बताए थे, कौन कौन से? प्लांटी और एनिमलिया, ठीक। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमलिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बस 2 था। तो उन्होंने क्या बेसिक रखा था कि जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांटी में रख दो, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमलिया में रख दो। तो प्लांटी में ही उन्होंने अपना एल्गी रख दिया, फंगस को रख दिया, मोनेरा को रख दिया, बाकी जिम्नो, एंजियो, मॉसेस सबको तो रखा, लेकिन साथ ही साथ फंगस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सबको भी, प्रोटिस्टा तो खैर एनिमल किंगडम में रखा, इन सबको भी उन्होंने कहाँ रख दिया? प्लांट किंगडम में रख दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा सेल वॉल है तो इसलिए इसको इसके अंदर रख दो। लेकिन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो सबका एक अपना अलग किंगडम हो गया। मोनेरा एक अलग किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम हो गया, फंगस अलग किंगडम हो गया, प्लांटी अलग हो गया, एनिमलिया अलग हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि
So the cyanobacteria that also referred to as blue-green algae are not algae anymore. Cyanobacteria भी आपका मोनेरा में आता है, आप लोगों ने देखा होगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है. In this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under plantae. इस चैप्टर में हम लोग प्लांटी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या देखेंगे? एल्गी देखेंगे, बायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. फिर लिखा गया कि लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे. द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रास मॉर्फोलॉजिकल ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स. जो पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था, जो पहले का था, उसमें सिर्फ ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया जाता था, जैसे कि उसका हैबिटेट कैसा है, कैसा कलर है, लीव्स का किस तरीके का शेप है, कितना नंबर है. पहले के जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही लिया जा रहा था. They were mainly based on vegetative characters और on endoecium structure. Endoecium मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जा रहा है. such system were artificial. जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया प्लांट्स में, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था आपका आर्टिफिशियल. क्या था? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ? इन्होंने दो कैरेक्टर्स को लिया. कौन कौन सा? एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को लिया और एंडोसियम स्ट्रक्चर्स को लिया. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उसी को बोला जाता है ना, सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया? वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया या एंडोसियम के स्ट्रक्चर्स को लिया. लेकिन इनके में प्रॉब्लम ये आई कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे ये इजीली इफेक्ट हो जा रहे थे इन्वायरमेंट से, इसलिए ये क्लासिफिकेशन आगे नहीं जा पाया, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया. तो फिर यहाँ पे ये लिखा गया कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे आर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. और साथ ही साथ आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ? इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया. ठीक है, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट. इतना समझो, जो आर्टिफिशियल टाइप का सिस्टम था, ठीक है, इसको लीनियस ने दिया था. साइंटिस्ट का नाम है लीनियस ने दिया. और लीनियस ने क्या किया कि वेजिटेटिव और एंडोसियम दोनों को लिया. अब इन्होंने क्या किया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर हो या सेक्सुअल कैरेक्टर हो, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि चलो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो इफेक्ट नहीं होता, बट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो इजिली इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो जा रहा था. ये था उनका ड्रॉबैक, इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाया. फिर आया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको दिया बेंथम एंड हुकर ने. दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर. तो नेचुरल क्लासिफिकेशन किस चीज से बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था ऑर्गेनिज्म के बीच में. नेचुरल एफिनिटी वर्ड याद रखिएगा. नेक्स्ट लाइन आती है, इसमें क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं लिए, इसके साथ साथ इन्होंने इंटरनल फीचर्स भी लिए. कौन कौन से? जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री. मतलब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था, और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ही नहीं थे, एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी लिया गया. जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई और साथ ही साथ फाइटोकेमिस्ट्री हो गई. और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. ठीक है, जोसेफ डॉल्टन हुकर. यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल सिस्टम कौन दिया था? लीनियस. नेचुरल कौन दिया था? बेंथम एंड हुकर. आर्टिफिशियल सिस्टम किस चीज पे बेस्ड था? वेजिटेटिव या एंडोसियम स्ट्रक्चर्स पे. क्या ड्रॉबैक आया? इन्होंने क्या किया? दोनों को ही इक्वल वेटेज दे दिया, जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स था वो इजिली इफेक्ट हो जा रहा था. नेचुरल आया, नेचुरल किससे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेसिस था. नेचुरल में क्या हुआ कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं लिया गया, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया गया. और एट द एंड आया आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि करंट में अभी आपका चल रहा है. क्या आया? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर. वेरियस ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये उसके ऊपर बेस्ड था. दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर्स भी सेम रहे होंगे. वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प. पुराना कोई फॉसिल एविडेंस नहीं था, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आई, इसलिए 3 टैक्सोनॉमी को यूज में लिया गया. कौन कौन से थे वो तीनों टैक्सोनॉमी? एक है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक है आपका साइटो टैक्सोनॉमी, एक है आपका कीमो टैक्सोनॉमी. ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बेसिकली आपका कंप्यूटर का यूज किया जाता है. ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था. इसमें क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर को नेम या कोड दे दिया जाता है. अब कंप्यूटर बेस्ड है तो ऑब्वियस है कई सारे कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया जा सकता है. तो इसमें क्या हुआ कि इन दिस वे ईच कैरेक्टर्स इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड. मतलब इसमें आपको कौन कौन सी चीज समझनी है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या था कि एक तो इसमें कंप्यूटर का यूज किया, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, नंबर और कोड दिया गया हर एक कैरेक्टर को.
ठीक है, और कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस भी दिया गया और एक साथ 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता था। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल मतलब आपको नाम समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या था कि हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया, नंबर और कोड दिया गया हर एक कैरेक्टर को, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल है, कंप्यूटर पे बेस्ड है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, तो एक साथ 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता था। साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है? साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड था आपका साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड था, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी नाम से क्या समझ में आ रहा है? कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल, तो कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कंस्टिट्यूएंट के, प्लांट्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर बेस्ड था, यानी कि उसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड था। तो ओवरऑल अभी तक इतना हम लोगों ने पढ़ा इस पूरे में कि 5 किंगडम में क्या क्या है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, प्लांटी है, एनिमलिया है। ठीक है, प्लांटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियो। एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, ये पांचों चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें? प्लांट किंगडम में। फिर इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले कि जब क्लासिफाई किया जा रहा था प्लांट्स को, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम आया। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया? लिनियस ने दिया। उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने दो कैरेक्टर्स लिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसीडर किया और साथ ही साथ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इन्होंने दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया। इक्वल वेटेज देने से ये प्रॉब्लम है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो इन्वायरमेंट से बहुत इजीली इफेक्ट हो जा रहे थे और ये बना उनका ड्रॉबैक। इसके बाद आया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसने दिया, साइंटिस्ट का नाम था बेंथम एंड हुकर। नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था। इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं लिया, उसके साथ साथ इन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है और फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। साइंटिस्ट का नाम था बेंथम एंड हुकर। उसके बाद आया आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आज भी एक्सेप्टेबल है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या बोला गया? इसमें ये आया कि वेरियस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इन्होंने इसमें ये बताया गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली उनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि पुराना कोई फॉसिल एविडेंस नहीं था हमारे पास, इसलिए 3 टैक्सोनॉमी यूज में ली गई, न्यूमेरिकल, साइटो, कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा था, हर एक कैरेक्टर्स को, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे सबको कंसीडर किया गया, सारे कैरेक्टर्स को नेम एंड कोड्स दिए गए, सबको इक्वल वेटेज दी गई, और एक साथ क्योंकि आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है तो एक साथ 100 से भी ज्यादा डेटा को कंसीडर किया जा सकता था, 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता था। फिर आया आपका साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या था? साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड किसके ऊपर था? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और बिहेवियर क्या है। फिर आया आपका कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम लोग प्लांट्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को यूज कर रहे थे कि डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, प्रोटीन कैसा है। ठीक है, इतना था सारा आपका क्लासिफिकेशन। 2 बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2 बार 3 बार पढ़ लिया है। ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गी। ठीक है, एल्गी करेंगे और डायोफाइटा करेंगे। एल्गी स्टार्ट करें। देखो एल्गी क्या है? एल्गी प्लांट्स में है तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल है, थैलोइड है, ऑटोट्रॉपिक होता है और लार्जली एक्वाटिक है, फ्रेश मरीन दोनों हो सकता है। ये बेसिक चीज है एल्गी के बारे में। एल्गी कैसा है? एल्गी में क्लोरोफिल होगा, सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलोइड होता है, ऑटोट्रॉपिक है और लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों में हो सकता है। अब मेरे साथ साथ बोलो, क्लोरोफिल बियरिंग है, हाँ, सिंपल है, हाँ, थैलोइड है, हाँ, और एट द एंड ऑटोट्रॉपिक है और ज्यादातर आपको फ्रेश या मरीन वाटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पे भी मिल सकता है, सॉइल में भी मिल सकता है। कहाँ कहाँ मिल सकता है? मॉइस्ट स्टोन्स पे मिल सकता है, ठीक है, सॉइल से मिलेगा और वुड पे भी मिल सकता है। सम ऑफ देम, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन बनाते हैं फंगस के साथ, तो लाइकिन बोला जाएगा। कुछ एनिमल्स के साथ बनाते हैं और वो एनिमल कौन है? स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर इंडियन ब्रीड का बियर होता है, जो थोड़ा सा आपको बंदर की तरह देखने में लगेगा, आप सर्च कर लेना आपको दिख जाएगा। उसके जो फर होते हैं उस पर ये एल्गी लग जाते हैं। तो एसोसिएशन कहाँ कहाँ देखा? एक लाइकेन में और एक स्लॉथ बियर पे। ठीक है, लाइकेन में फंगस के साथ कलर, स्लॉथ बियर तो आपका एनिमल है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी, द फॉर्म एंड द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल होता है एल्गी का शेप, साइज। देखो कॉलोनियल भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको एल्गी कॉलोनी के फॉर्म में दिख रही है और साथ ही साथ फिलामेंटस भी दिखेगा, यूलोथिंग्स एंड स्पाइरोगायरा। देखो ये है कॉलोनियल वॉल बॉक्स। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना, कई सारा कॉलोनी है, ये वॉल बॉक्स है। ये जो आपका थ्रेड लाइक दिख रहा है, फिलामेंटस दिख रहा है, ये है आपका यूलोथ्रिक्स। ये क्या है? आपका यूलोथ्रिक्स। और ऐसा ही आता है आपका स्पाइरोगायरा, ये है आपका वॉल बॉक्स। तो कैसा दिखा आपको एल्गी? एल्गी आपका फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंटस हुआ तो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, और कॉलोनियल भी हो सकता है, कॉलोनियल हुआ तो क्या हुआ? एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स।
कुछ मरीन फॉर्म्स होते हैं सच एज केल्प, जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं। केल्प आपका ब्राउन एल्गी में आएगा। फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, 100 मीटर से भी ज्यादा ही आपका बना लेता है, यहीं पे लिखा गया है। आई थिंक ये रहा केल्प, ठीक है, ब्राउन एल्गी होता है। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? फॉर्म एंड साइज में, फॉर्म एंड साइज एल्गी की बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, ठीक है। अगर कॉलोनियल में देखोगे तो कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। कुछ एल्गी फिलामेंटस होते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, और कुछ मरीन फॉर्म्स हैं जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, 100 मीटर तक वो स्प्रेड हो सकते हैं, उसका एग्जांपल है केल्प। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात की गई कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो आपको वेजिटेटिव भी देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों टाइप का। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों टाइप का होगा। वेजिटेटिव है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया एल्गी को जर्मिनेट करेगा, एक एल्गिया थैलस को जर्मिनेट करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर के थ्रू होगा। मोस्ट कॉमन स्पोर होता है आपका जूस्पोर, ठीक है। और जूस्पोर कैसा? फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल होगा, उसके बाद जर्मिनेट करेगा एक नए प्लांट को। तो वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव में किसके थ्रू हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस को जर्मिनेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? अलग अलग टाइप के स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। और स्पोर्स कैसे होते हैं? मोस्ट कॉमन जूस्पोर है। और स्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल होगा, और फ्लैजिलेटेड होते हैं और नए प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं। फिर आता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है? कि फ्यूज हो रहा है, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बना रहे हैं, यही होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का हम देखेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ठीक है। ये आप भी साइड में ऐसे लिख लिया करो, ये इतना पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो इसलिए ऐसे साइज में अलग में लिख लिया करो। आइसोगैमस में क्या है? गैमीट्स सिमिलर है साइज में, सिमिलर है साइज में, या तो वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या तो वो फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे। बट मेन लाइन क्या है कि अगर गैमीट्स हैं सिमिलर साइज में है तो आइसोगैमस टाइप का होगा, सिमिलर साइज, बट अगर फ्लैजिलेटेड है तो मतलब यूलोथ्रिक्स, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो मतलब स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में क्या होगा? गैमीट्स डिसिमिलर होंगे, एग्जाम्पल है यूडोरेना। oogamous गैमीट्स मेल फीमेल अलग अलग बात की गई है। जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा होगा साइज में, फीमेल बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा। वो कह रहा है मैं क्यों जाऊं? मेल स्मॉल होगा, मोटाइल मतलब छोटा भी है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। कौन कौन सा देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहले बताओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस को जर्मिनेट करता है। फिर आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? डिफरेंट काइंड के स्पोर्स की हेल्प से हो रहा है। मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है? जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है? फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड है तो मतलब मोटाइल होगा, मोटाइल है का क्या मतलब है? वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर रहा है। फिर फ्रेम में आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, कैसा कैसा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। अगर आइसोगैमस है, आइसोगैमस का क्या मतलब है? गैमीट्स का जो साइज है वो सिमिलर साइज होगा, ठीक है, सिमिलर साइज है। बट अगर फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पाइरोगायरा। फिर आएगा अगर गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, तो मतलब साइज में अगर सिमिलर नहीं है तो आएगा यूडोरेना। oogamous मतलब फीमेल और मेल गैमिट अलग अलग ही बात कर दी गई। अगर फीमेल लार्ज है या नॉन मोटाइल है, याद रखिएगा इसको स्मॉल मत करके आ जाना। फीमेल अगर लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और मेल स्मॉल है, मोटाइल है, तो उस टाइम पे oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब पढ़ लो मेरे साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमिट्स। 2 गैमिट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है। दीज गैमिट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अगर ये गैमीट फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज है तो एग्जांपल होगा यूलोथेरिक्स, और अगर फ्लैजिलेटेड और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो होगा नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज स्पाइरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस टाइप। बट अगर वहां पर बात की जाए कि 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है और से डिसिमिलर है इन साइज में, तो एग्जांपल आएगा यूडोरेना। टर्म दिया जाएगा एनाइसोगैमस। उसके बाद आएगा आपका अगर 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है जो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, मतलब जो स्टैटिक है, एक जगह पे है, फीमेल गैमेट है, और अगर स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट है तो उसको बोला जाता है oogamous टाइप का। तो एक बार मेरे साथ बता दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? आइसो, एनाइसो, आइसोगैमस में सिमिलर साइज के गैमीट्स हैं, अगर मोटाइल है तो यूलोथेरिक्स, अगर नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज है, एग्जांपल है यूडोरेना। और oogamous में जो फीमेल है साइज में बड़ा है और नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, और जो मेल होगा वो साइज में भी छोटा है और वो मोटाइल भी है, एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ये थी बात एल्गी के रिप्रोडक्शन की।
ठीक है, देखो ये है आपका ग्रीन एल्गी, क्या क्या है, वॉलबॉक्स है और आपका यूलोथेरिक्स है। ये है आपका ब्राउन एल्गी, ये डायग्राम दे करके पूछ लेगा भैया कि कौन कौन सा एल्गी है, इसलिए डायग्राम ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका लेमिनेरिया, फ्यूकस डाइकटियोटा, और ये है आपका पोरफायरा और पॉलीसिपेनिया। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा डायग्राम कौन से एल्गी के नाम पे है। फिर आपका आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से इंसानों के लिए यूजफुल होता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए पूरी धरती का आधे से ज्यादा 50% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर देता है। ठीक है, अब अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एल्गी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है, तो ऑब्वियस अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, तो ऑक्सीजन को तो निकालेगा ना। तो ऑक्सीजन को, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने जो भी इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वहां पे वो ऑक्सीजन को निकालता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा जितना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ एल्गी की हेल्प से होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज कर रहे होंगे। ये दोनों लाइन है, इन दोनों को याद रखिएगा। वैसे याद रखने लायक इसमें कुछ है नहीं, वो याद ही रहता है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। मतलब लगभग 70 स्पीशीज जो मैरीन एल्गी की है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम के साथ साथ इसको एज अ फूड यूज किया जाता है। इन सबको याद रखिएगा, लेमिनेरिया, सारगासम, ठीक है, एंड पोरफायरा। लेमिनेरिया, सारगासम एंड पोरफायरा, और इसके साथ साथ 70 स्पीसीज मैरीन एल्गी की, इन सबको फूड के रूप में यूज किया जाता है। कुछ मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं जिनसे प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स मींस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकता है, वो चीज खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी है और कैराजिन जो कि आपका रेड एल्गी है। एक मिनट, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी। फिर आता है आपका अगर कहाँ से मिलता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। अगर है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, और किस यूज में लिया जाता है, प्रिपरेशन आइसक्रीम एंड जेलीज में। फिर आता है आपका क्लोरेला यूनिसेलर एल्गा होता है, प्रोटीन रिच होता है और स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो इतने में ये लिखा गया है कि देखो, जो आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर दिया जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेटिक है, तो डेफिनेटली अपने एनवायरमेंट में ये ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर रहे होंगे। ये रही बात, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये लिखा गया है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ये बात भी यहाँ खत्म हो गई। बहुत सारी एल्गी होती है जिसको एज अ फूड यूज किया जाता है। कौन कौन सी, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम और साथ ही साथ 70 स्पीशीज मैरीन एल्गी की। 70 स्पीशीज मैरीन एल्गी की, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम, इन सबको एज अ फूड यूज किया जाता है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के फॉर्म में यूज किया जाता है। कौन कौन से, जैसे आता है आपका एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन है आपका ब्राउन एल्गी, कैराजिन है आपका रेड एल्गी। एल्जिन कहां से, ब्राउन एल्गी से मिला, कैराजिन कहां से मिला, रेड एल्गी से मिला। फिर आता है आपका अगर कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, कहां से मिलता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। अब अगर का यूज कहां किया जाता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में अगर का यूज किया जाता है, कहां से मिला हमें, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। कौन कौन से 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी प्लस पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारगासम, इसको यूज किया जाता है एज अ फूड। फिर आता है आपका क्लोरेला क्या होता है, स्पेस ट्रैवल्स के लिए यूज किया जाता है। कोई भी जो भी स्पेस में ट्रैवल करता है उसको वहां पे खाना तो मिलने वाला नहीं है, वो इसी को यूज करता है एज अ फूड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच होता है और यूनिसेल्युलर है। 3 मेन क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एक एक करके हम लोग सारे को पढ़ लेंगे कि क्लोरोफाइसी क्या है, फियोफाइसी क्या है और रोडोफाइसी क्या है। तो जो पहला है स्टार्ट करते हैं, वो है आपका क्लोरोफाइसी। क्या है पहला, क्लोरोफाइसी, ठीक है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, एक मिनट,
द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा उसको बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा बोला जाता है। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि जो डोमिनेंस पिगमेंट है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। ए बी होगा क्लोरोफाइसी में, ए सी होगा फियोफाइसी में, और ए और डी होगा आपका रोडोफाइसी में। जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में ही आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। अलग अलग स्पीशीज में जरूरी नहीं कि एक ही तरीके का क्लोरोप्लास्ट होगा। कुछ में आपको डिस्क्वाइड दिखेगा, कुछ में प्लेट लाइक दिखेगा, कुछ में रेटिकुलेट दिखेगा, कुछ में कप शेप दिखेगा, कुछ में स्पाइरल, कुछ में रिबन शेप। नेक्स्ट लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरिनॉइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है तो यहीं पे आपका पाइरिनॉइड होता है। पाइरिनॉइड क्या करता है? पाइरिनॉइड प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करता है। क्या करता है? प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करता है। पाइरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी इस फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है जो कि इनर लेयर होती है सेलुलोज और आउटर लेयर होती है पेक्टोज। ये रही सेल वॉल, देखो ये रही इनर वॉल। इनर वॉल कैसी है? सेलुलोज की। और जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर किसकी है? पेक्टोज की। ठीक है, समझ में आ गया? इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। क्या लिखा गया है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से या फिर फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है? जूस्पोर कहाँ बन रहा है? स्पोरेंजिया में। स्पोर और जूस्पोर आपका फ्लैजिलेटेड होता है, ये तो पता ही है। जूस्पोर कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। और कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? आपका जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा? आइसोगैमस भी होगा, एनाइसोगैमस भी होगा, oogamous भी होगा। और कुछ कॉमन ग्रीन एल्गा लिखे गए, एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथिक, स्पाइरोगैना एंड कारा। देखो क्लोरोफाइसी की अगर बात की जाए तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं सुनो। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गा बोला जाता है। कौन सा पिगमेंट होता है इसमें? ग्रीन कलर का होता है। कौन सा पिगमेंट होता है इसमें? क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। बहुत अलग अलग फॉर्म के आपको क्लोरोफाइसी देखने को मिल सकता है। यूनिसेलर क्लोरोफाइसी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, और आपका फिलामेंटस भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट में ही आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होंगे। कुछ में डिस्क्वाइड शेप होंगे, कुछ में प्लेट लाइक होंगे, कुछ में रेटिकुलेट होंगे, कुछ में कप शेप होंगे, कुछ में स्पाइरल होंगे, कुछ में रिबन शेप होंगे। अब बात आती है कि जो फूड स्टोर होता है वो होगा आपका पाइरिनॉइड में। पाइरिनॉइड कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में आपका पाइरिनॉइड प्रेजेंट होता है। अब ये पाइरिनॉइड क्या करता है? पाइरिनॉइड है, पाइरिनॉइड आपके प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मेंबर्स में आपका जो फूड स्टोर होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी आपका स्टोर होता है। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो अंदर तो सेलुलोज की होती है, बाहर आपकी पेक्टोज की होती है। रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव किसकी किसकी हेल्प से हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से भी हो रहा है और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स की हेल्प से भी हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जूस स्पोर्स की हेल्प से होगा। और जूस स्पोर कैसे? फ्लैजिलेटेड है। कहां प्रोड्यूस होते हैं? जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो, oogamous तीनों टाइप का होगा। एग्जाम्पल क्या क्या? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथिक, स्पाइरोगैरा और कारा। ये रही बात आपकी इतनी क्लोरोफाइसी की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी है आपका ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमली इन मरीन हैबिटेट्स। मरीन हैबिटेट्स में ही आपको ब्राउन एल्गी देखने को मिलती हैं ज्यादातर। और ग्रेट वेरिएशन होता है इसमें शेप और साइज में। कैसा होता है? ग्रेट वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म से आपको फिलामेंटस फॉर्म्स भी देखने को मिलेगा और बहुत ही मैसिव प्लांट बॉडी जो कि आपका केल्प बनाती है। तो फियोफाइसी क्या है? फियोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमली इन मरीन हैबिटेट्स। मरीन हैबिटेट्स में आपको देखने को मिलेगी। शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा और साथ ही साथ दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स टू परफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड एज स्केल्प। देखो आपको सिंपल भी ब्राउन एल्गी मिलेगी, ब्रांच भी मिलेगी, फिलामेंटस फॉर्म्स मिलेगी। फिलामेंटस कौन सा है? इक्टोकार्पस। और फिलामेंटस, इक्टोकार्पस उसी तरीके से मैसिव प्लांट बॉडी जो बनाता है आपका केल्प। 100 मीटर तक वो अपना प्लांट बॉडी बनाता है, 100 मीटर तक उसकी हाइट चली जाती है। तो आपको सिंपल से मैसिव प्लांट बॉडी तक भी इतने तरीके के एल्गी आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? फियोफाइसी में। सिंपल, ब्रांच, फिलामेंटस और साथ ही साथ प्रोफ्यूजली ब्रांच भी देखने को मिलेंगे। मेन पिगमेंट कौन कौन सा होता है? क्लोरोफिल होगा आपका ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल कौन सा? फिकोज़ैंथिन। फिकोज़ैंथिन, हाँ। दे वैरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राउन कलर मिलेगा आपको, ऑलिव ग्रीन से आपको ब्राउन कलर के बीच में कोई सा भी मिल सकता है। मेन पिगमेंट होगा ज़ैंथोफिल। मेन ज़ैंथोफिल पिगमेंट में फ्यूकोज़ैंथिन। present in them food is stored as a complex carbohydrate which may be in the form of laminarin and mannitol। वहां पे हम लोगों ने फूड देखा था, प्रोटीन था, स्टार्च था और कभी कभी स्टोर हो रहा था ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। यहाँ पे लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में आपका स्टोर होगा। तो फियोफाइसी में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? ब्राउन एल्गा है,
मरीन हैबिटेट्स में देखने को मिलता है। साइज एंड फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपका सिंपल हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है। अगर फिलामेंटस फॉर्म्स है तो क्या एग्जांपल है, इक्टोकार्पस, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच भी देखने को मिलेगा, जिसको जो रिप्रेजेंट होता है केल्प के थ्रू। मतलब केल्प एक ऐसा है जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। क्लोरोफिल ए एंड सी होगा, कैरोटीनॉइड होगा, ज़ैंथोफिल होगा। कलर वेरी करेगा ऑलिव ग्रीन से बहुत अलग अलग शेड्स के ब्राउन में, मतलब ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में आपका कलर वेरी करेगा। जो पिगमेंट होता है मेनली ज़ैंथोफिल पिगमेंट होगा, उसमें भी कौन सा, फ्यूकोजैंथिन। अगर फूड की बात किया जाए, फूड आपका स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और जब हम लोगों ने क्लोरोफाइसी किया था वहां पे प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपका फूड स्टोर हो रहा था। यहाँ पे जो आपका फूड स्टोर होगा वो लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर होगा। वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर है सेलुलोज, बाहर की जो है वो है आपका एल्जिन, ठीक है, बाहर है आपका एल्जिन। फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एन एडिशन टू प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है, आपका वैक्यूल होगा और साथ ही साथ न्यूक्लियस होगा। प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। जैसे देख लो ये आपका सबस्ट्रेटम है, यहाँ पे मान लो ये होल्ड फास्ट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। ये होल्ड फास्ट है, ये स्ट्राइप है, और ये मान लो फ्रॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपका फ्रॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। प्लांट बॉडी जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है वो होती है होल्ड फास्ट की हेल्प से। एक स्टाक होती है जिसको स्टाइप बोला जाता है, और लीफ लाइक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उसको फ्रॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे डायग्राम से आप देख लो कि देखो होल्ड फास्ट है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, स्टाइप है जो कि स्टॉक होता है, और जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है उसी को फ्रॉन्ड बोला जाता है और लीफ लाइक होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जब हम लोगों ने क्लोरोफाइसी पढ़ा था वहां पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था, एक हो रहा था फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से और एक हो रहा था स्पोर से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे हो रहा था जूस्पोर की हेल्प से। जूस्पोर कैसा था, फ्लैजिलेटेड, बट यहाँ पे जो जूस्पोर है वो है आपका बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, और दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। कैसे, दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। वहां के भी आपके जूस्पोर कैसे थे, फ्लैजिलेटेड ही थे। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है पियर शेप्ड, इसको याद रखिएगा, पियर शेप्ड है। फिर नेक्स्ट लाइन आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। देखो सेक्सुअल, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी दोनों में आपका तीनों टाइप का होगा, लेकिन जो आपका रोडोफाइसी आएगा इसमें सिर्फ आपका ओगैमस टाइप का होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा गया है कि यूनियन ऑफ गैमेट में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। जो गैमेट्स मिलेंगे या तो वो वाटर में मिलेंगे या तो ओगोनियम में मिलेंगे। द गैमेट्स कैसे होंगे, पाइरिफॉर्म होंगे, पियर शेप्ड होंगे, और साथ ही साथ दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला भी होंगे। जो मोस्ट कॉमन दिया गया इक्टोकार्पस, डाइकटेटो, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। केल्प आगे दे दिया गया था, वो मत भूलिएगा। तो अगर इसमें बात किया जाए क्लोरोफाइसी, एक बार सारा रिवाइज कर लेते। क्लोरोफाइसी क्या था, क्लोरोफाइसी कैसा है, ग्रीन एल्गा। कौन कौन सा वैरायटी, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। कि क्यों ग्रीन है, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो होता है आपको क्लोरोफिल ए एंड बी। पिगमेंट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से शेप का होता है, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, और आपका रिबन शेप हो सकता है। पाइलिनॉइड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। पाइलिनॉइड क्या करता है, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखता है। कई बार कुछ एल्गा में फूड जो स्टोर होता है ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी आपके स्टोर होते हैं। ग्रीन एल्गा में जो सेल वॉल होती है अंदर सेलुलोजिक होती है, बाहर पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, ओगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों टाइप का होगा। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथिक्स, स्पाइरोगैरा और गाला। फिर आया था आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी मींस क्या है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कहां पे होते हैं, प्राइमरली आपके मरीन हैबिटेट्स में होते हैं। कितना वेरिएशन देखने को मिलता है फियोफाइसी में, जो आपके क्लोरोफाइसी थे, यूनिसेलुलर थे, कॉलोनियल थे, फिलामेंटस थे, लेकिन जो आपके फियोफाइसी हैं सिंपल भी हैं, सिंपल ब्रांच्ड हैं, फिलामेंटस हैं और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हैं। मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है, कौन बनाता है, केल्प बनाता है। फिलामेंटस फॉर्म्स क्या है, इक्टोकार्पस है। पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। कलर कौन कौन सा आता है, ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन तक का कलर आता है। और कलर आ क्यों रहा है, कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, मेनली फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है। फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में, फूड स्टोर होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये। और साथ ही साथ अगर
जो सेल वॉल है अंदर सेलुलोजिक होगी, बाहर एल्जिन की होगी। अब जो प्लांट बॉडी है वो कैसी हो रही है, प्लांट बॉडी कैसी है, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। स्टॉक है स्टाइप, स्टॉक को स्टाइप बोलते हैं, और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है इसको फ्रॉन्ट बोला जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मोस्ट ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर की हेल्प से, जो कि पियर शेप्ड होता है, दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस टाइप का। जो गैमीट्स मिल रहे हैं वो या तो पानी में मिलेंगे या तो उगोनियम में मिलते हैं। गैमीट्स आपके पायरीफॉर्म होंगे यानी कि पियर शेप्ड होंगे, और दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला भी होंगे। एग्जाम्पल दिया गया एक्टोकार्पस, डाइकैटियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। अब आता है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मींस रेड एल्गी। The member of Rhodophyceae are commonly called as red algae because of the predominance of the red pigment R-phycoerythrin. मेन पिगमेंट क्या है? R-phycoerythrin. क्लोरोफाइसी में क्या था? क्लोरोफिल A एंड D. प्यूफाइसी में क्या था? प्यूकोजैंथिन था। यहाँ पे क्या है? R-phycoerythrin है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। जो गर्म जगह होती है वहां पे आपको ज्यादा रेड एल्गी देखने को मिलेगा। रेड एल्गी आपको ओशियन में एकदम ऊपर भी देखने को मिल सकता है और एकदम डेप्थ में भी देखने को मिल सकता है। वही यहाँ पे लिखा गया कि दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। मतलब अगर ओशियन है तो उसकी सरफेस पे भी मिल सकता है आपको रेड एल्गी, जहां पे लाइट प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है, या फिर एकदम डेप्थ में भी मिल सकता है जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, उतनी लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो जो आपकी रेड एल्गी है वो सरफेस पे भी मिल सकती है और एकदम डेप्थ में भी ओशियन के मिल सकती है। रेड थैलाई और द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड स्टोर इन फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू। मतलब दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, चाहे सेक्सुअल करेगा या एसेक्सुअल करेगा, दोनों ही नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होगा। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल दिया गया है पॉलिसिफोनिया, पोरफाइला, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। पॉलिसिफेनिया, पोरफाइला, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। यहाँ पे ये चार्ट अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि क्या क्या दिया है। देखो क्लास है क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का क्या कॉमन नेम है? ग्रीन एल्गी। पियोफाइसी का क्या है? ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी का क्या है? रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए बी, पियोफाइसी में होता है ए सी एंड प्यूकोजैंथिन, और रोडोफाइसी में होता है ए डी एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। एल्गी से हर साल सवाल आता ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टोर फूड क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, पायरेनॉइड के फॉर्म में होता है, और पियोफाइसी में लेमिनिन एंड मैनिटोल, रोडोफाइसी में फ्लोरियन स्टार्च होता है। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की सेलुलोजिक होती है, इनर साइड, बाहर होती है पेक्टिन की। पियोफाइसी में सेलुलोज होता है, इनर साइड, बाहर होता है एल्जिन। रोडोफाइसी में यहाँ पे तो नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पे दिया गया कि सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स होते हैं। फ्लैजिला क्लोरोफाइसी में 2 से 8 हो सकता है, इक्वल होता है और एपिकल टिप पे लगा होगा। पियोफाइसी में लैटरल साइड होगा, 2 और अनइक्वल होगा। रोडोफाइसी में आपके फ्लैजिला एब्सेंट होता है। हैबिटेट जनरली फ्रेश वाटर में सारे पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर में ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ज्यादातर यही है कि सारे ही आपके फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर में मिल रहे हैं। तो अगर रोडोफाइसी को एक बार देखोगे तो ये रेड एल्गी होते हैं। मेजर पिगमेंट आपका आर फाइकोइरिथ्रिन है। मेरीन हैबिटेट्स होता है, वार्मर एरिया में ज्यादा मिलते हैं। ओशियन में अगर आप बात करोगे तो सरफेस पे भी मिलेगा जहां पे ज्यादा लाइट मिलती है, और डेप्थ में मिलेगा जहां पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर पाती है। रेड एल्गी आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, उनका थैलस मल्टीसेलुलर होता है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड को स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि किसके सिमिलर होते हैं? एमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइकोजन के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहा है, सेक्सुअल में नॉन मोटाइल गैमीट्स बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। एग्जांपल दिया गया पॉलिसिफोनिया, पोरफाइरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ये थी आपकी बात पूरी एल्गी की। यहाँ पे आपका एल्गी पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, 1-2 बार सब कुछ बन जाएगा। बिना पढ़े कभी सवाल नहीं निकलेगा, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि नहीं निकल रहा है। तो सिंपल सी चीज है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका ब्रायोफाइटा। देखो पहले कहां पे देखा? प्लांट बॉडी वाटर में। अब ये धीरे धीरे लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है।
एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? एम्फीबियंस जनरली तो ये आपके वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन जब भी इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है तब ये चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? वाटर में चले जाते हैं। तो यही कुछ सिमिलरिटी ऐसा ब्रायोफाइट के पास भी देखने को मिलती है, इसलिए ब्रायोफाइटा को भी क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये बहुत बेसिक सी चीज है। और सुनो, ये सारा डायग्राम याद रखना, इसमें से कहीं पे भी भूलिएगा मत, क्योंकि प्लांट किंगडम में जनरली क्या करेगा कि टेरिडोफाइट्स में भी डायग्राम दिया गया, सबके डायग्राम्स को मिला करके एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो याद रखिएगा, आर्चिगोनिया किसमें होता है? फीमेल में। एंथ्रीडिया किसमें होता है? मेल में होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि कौन सा फीमेल थैलस है, कौन सा मेल थैलस है, ये मार्केंशिया है, ये फ्यूनेरिया दिया गया, ये स्फैग्नम दिया गया, ये सब ध्यान रखिएगा डायग्राम। अब अगर स्टार्ट करें तो देखो, ब्रायोफाइटा इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में हम लोग मॉसेस और लिवरवर्ट्स को पढ़ेंगे, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन, कहाँ मिलता है? मॉइस्ट शेडेड एरिया में, हिल्स के। नेक्स्ट लिखा गया है कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट सॉइल में रहते हैं लेकिन वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि जनरली तो ये सॉइल पे ही रहेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं। कहाँ पे ये मिलेंगे आपको? डैम्प में, ह्यूमिड में, शेडेड लोकेलिटीज में आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिल सकते हैं। मेन जो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो बेयर रॉक्स पे सक्सेशन के टाइम पे होता है। देखो, जब कोई रॉक थी वहां पे जब सक्सेशन हुआ तो सबसे पहले वहां पे ब्रायोफाइट्स ही आए थे। ये नहीं कि वहां पे डायरेक्टली लंबे लंबे प्लांट्स आ गए, लंबे लंबे ट्रीज आ गए, ऐसा नहीं था। सबसे पहले आपका ब्रायोफाइट्स है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। देखो, जैसे हम लोग एल्गी पढ़े सबसे पहला, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, तो धीरे धीरे प्लांट बॉडी खुद को और भी अच्छे तरीके से बनाती चली गई, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट होती चली गई। एल्गी था, कंप्लीट थैलस था, फिर इसमें ब्रायोफाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, फिर जब आप टेरिडोफाइट जाएंगे वहां पे और मॉडिफिकेशन आ जाएगा, फिर जिम्नोस्पर्म में और मॉडिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे वक्त के साथ साथ डिफरेंशिएशन होता चला गया। तो जो प्लांट बॉडी था ब्रायोफाइट का, ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड था किससे? एल्गी से। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा। इसमें क्या है? इसमें थैलस कैसा है? थैलस लाइक होता है, प्रोस्टेट या इरेक्ट होता है। प्रोस्टेट मतलब ऐसे जमीन है इस तरह से पड़ा हुआ, इरेक्ट मतलब इस तरीके से ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम हो गया। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये इसका थैलस है, ठीक है, यहां से ऐसे राइजोइड्स निकले होते हैं, ठीक है। दे लैक ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, बट रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, हैप्लॉइड होती है, गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर, ये सब ध्यान रखिएगा कि सेक्स ऑर्गन कैसा है, प्लांट बॉडी कैसी है। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफिटिक। सेक्स ऑर्गन कैसा है? मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए आर्चिगोनिया। एंथ्रीडियम कैसा? एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रीडियम है तो एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस कर रहा होगा। एंथ्रोजॉइड कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कैसा है? फ्लास्क शेप होता है जिसके अंदर सिंगल एग प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके का फ्लास्क शेप है, इसके अंदर सिंगल एग प्रेजेंट है। तो क्या देखा? एंथ्रीडिया देखा। एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस किया? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस किया। आर्चिगोनियम कैसा है? फ्लास्क शेप है, उसके अंदर सिंगल एग प्रेजेंट होता है। कैसा? सिंगल एग। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड है और इसलिए उसको गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। एंथ्रोजॉइड कहां पर रिलीज होता है? एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज होते हैं। एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू द वाटर, जहां पे वो कांटेक्ट में आते हैं आर्चिगोनिया के, और एंथ्रोजॉइड फ्यूज करते हैं एग के साथ और जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये है दो गैमीट, ये आर्चिगोनिया, ये एंथ्रीडिया, आपस में मिले, फ्यूज किए, जाइगोट बना दिया, ठीक है। अब जाइगोट बना दिया, ठीक है। अब जाइगोट से जब स्पोर बनना होगा तो रिडक्शन डिवीजन कराना होता है, लेकिन जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। जाइगोट में क्या होता है? पहले इक्वेशनल डिवीजन होगा, वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। जैसे देखो, ये प्लांट है, ये है, ये गैमेटोफाइट प्लांट है, ये स्पोरोफाइट। ये देखो, ये किससे अटैच है? गैमेटोफाइट पे ही तो अटैच है। ये यहीं से अपना नरिशमेंट ले रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये यहीं से अपना नरिशमेंट ले रहा है। तो मतलब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्या देखा हम लोगों ने? एंथ्रीडिया देखा, आर्चिगोनिया देखा। एंथ्रीडिया कैसा था? एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा था? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस कर रहा था। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप था,
उसके अंदर सिंगल एग था, ठीक है। जब ये दोनों वाटर में रिलीज हुए, क्या बनाए? जाइगोट। जाइगोट क्या तुरंत रिडक्शन डिवीजन में चला गया? नहीं, जाइगोट क्या बनाया? स्पोरोफाइट बनाया। क्या बनाया? स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट कैसा था? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। ये भी आप पढ़ोगे, फूट, सीटा, कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में आपका स्पोर प्रेजेंट होता है, इसी कैप्सूल में आपका स्पोर प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या था? एंथ्रोजॉइट था, ठीक है। एंथ्रोजॉइट और एग फ्यूज किए, क्या बना? जाइगोट। जाइगोट में क्या तुरंत रिडक्शन डिवीजन हो गया, स्पोर बन गया? नहीं, जाइगोट क्या बनाता है? आपका स्पोरोफाइट बनाता है। क्या बनाया? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है क्या? हाँ, डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां से अपना नरिशमेंट ले रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है इसी स्पोरोफाइट में, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, कुछ टाइम के बाद स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, यानी कि मियोसिस हो जाता है, वहां से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं और यही स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं गैमेटोफाइट में। आप यहां से देख लो, यहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ब्रायोफाइट ना, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेक्स ऑर्गन कौन सा? मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल क्या है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कैसा है? फ्लास्क शेप है। फ्लास्क शेप में क्या है? अंदर सिंगल एग है, ठीक है, सिंगल एग है। अब क्या हुआ? अब जब एंथ्रोजॉइड और एग वाटर में रिलीज हुए, वाटर में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा? 2n, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद मियोसिस नहीं होती, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। अब ये 2n से n अगर बनेगा ना तो मतलब मियोसिस हुई है, ठीक है। तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, जबकि जो एल्गी था, एल्गी से जाइगोट जब बना वो मियोसिस के थ्रू बन गया। तो जाइगोट है, जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट में पहले माइटोसिस होती है, लिखा नहीं है बस बात को समझिएगा। जाइगोट में पहले माइटोसिस होती है, फिर बनता है आपका स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या बनाया? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? मल्टी सेलुलर है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है। किसमें डिवाइड होता है? फूट, सीटा, कैप्सूल। अब इसमें क्या होगा? अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका मियोसिस होता है, मल्टी सेलुलर है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। गैमेटोफाइट क्या? मेन प्लांट बॉडी। अब स्पोरोफाइट में कैप्सूल बनाता है स्पोर्स, ठीक है। अब स्पोर्स बन गया, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देते हैं, मेन प्लांट बॉडी बना देते हैं। डायोफाइट इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। डायोफाइट्स का कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। डायोफाइट जो मॉस होता है वो हर्बेशियस प्लांट्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है, बर्ड्स के लिए करता है और अदर एनिमल्स के लिए करता है। स्फैगनम की कुछ स्पीसीज पीट प्रोवाइड करती हैं जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, और साथ ही साथ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ट्रांसशिपमेंट में भी यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मॉसेस लाइकेन्स के साथ मिलकर के सबसे पहली बार रॉक्स को कॉलोनाइज किए थे, और साथ ही साथ इसका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। और यहाँ से देख लो, वहां से मत देखो, देखो जो मॉसेस हैं, मॉसेस फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स के लिए। मॉसेस में जो स्फैगनम होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए जब भी पैकेज किया जाता है, पैकेजिंग होती है, ट्रांसशिपमेंट होता है, वहां पे स्फैगनम का यूज किया जा सकता है क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। पीट प्रोवाइड करता है जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। मॉसेस लाइकेन्स के साथ मिलकर रॉक्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब पहली बार रॉक्स का सक्सेशन हुआ था प्लांट्स का, तब पहली बार वहां पे लाइकेन्स के साथ मॉसेस ने ही किया था। प्लांट सक्सेशन में सबसे पहली बार कौन वहां पे आया था? मॉसेस आए थे लाइकेन्स के साथ। मतलब जब पहले रॉक थी, रॉक पे सबसे पहले कौन आया? रॉक्स पे सबसे पहले कौन आया जब सक्सेशन हुआ? मॉसेस आए थे अलॉन्ग विद लाइकेन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ये मिट्टी है, इसी पे मैट की तरह बिछ जाता है, मैट की तरह बिछ गया, उसकी वजह से रेन जो गिरती है, जो बारिश गिरती है, उसका इंपैक्ट कम होता है। और सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बह जाना, सिंपल भाषा में समझो। मिट्टी है, उसके ऊपर अगर चटाई डाली गई है, पानी बरसेगा, मिट्टी नहीं बहेगी, ठीक है। तो ये जो चटाई का काम किया ये कौन करता है? मॉस करता है, ठीक है। मॉस मैट बना देता है सॉइल में, जिसकी वजह से जब पानी बरसता है, पानी गिरता है, तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? मॉस क्या क्या कर रहा है? मॉस एक तो एज अ फूड यूज कर रहा है, फूड यूज किया जा रहा है हर्बेशियस मैमल्स के लिए। स्फैगनम पीट प्रोवाइड करता है, एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ मटेरियल्स के पैकेजिंग में भी यूज हो रहा है। मॉसेस लाइकेन्स के साथ मिलकर रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, और इसके अलावा सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन भी नहीं होने देता है। कहाँ पे गया, कहाँ लिखा है? दे डिकम्पोज रॉक इज मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ। हाँ, मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। समझ में आ गया? मॉस था, मिट्टी पे बिछ गया, जब
पानी गिरा तो उसका इम्पैक्ट कम हुआ, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हुआ। दो टाइप के हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। पहला पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स। ठीक है, ये है लीवरवर्ट, मार्केंसिया। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया। देखो ये है थैलस, ठीक है, ये जो छोटा निकला है राइजोइड्स, ये रहा आर्चिगोनिया, ये रहा एंथ्रिडिया। डायग्राम अच्छे से याद रखिएगा, सवाल आता है। द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट स्टैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, या फिर लकड़ियों के बीच में। तो कहाँ पे आपके लीवरवर्ट्स ग्रो कर सकते हैं? मॉइस्ट जगह पे, स्टैडी हैबिटेट्स पे ग्रो कर सकता है, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स ग्रो कर सकता है, मार्शी मतलब दलदली जगह पे ग्रो कर सकता है, डैम्प सॉइल में ग्रो कर सकता है, जो पौधों की छाल होती है, पेड़ों की छाल होती है, वहां पे ग्रो कर सकता है, और साथ ही साथ लकड़ियों के अंदर भी ग्रो कर सकता है। क्या? लीवरवर्ट। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। एग्जाम्पल है मार्केंसिया। थैलस कैसा होगा? डॉर्सीवेंट्रल होगा, सबस्ट्रेटम के पास होगा। द लीफी मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows इन ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देख लो ऐसे होता है, इधर। यहां से समझ लो, यहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो लीवरवर्ट्स कैसा है, कहां पे रहता है? मॉइस्ट या सेडी एरिया में, बैंक ऑफ स्ट्रीम में, सॉइल में या मार्श एरिया में। प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड यानी कि गैमेटोफाइट, डॉर्सीवेंट्रल होती है। जो प्लांट बॉडी लीफी मेंबर्स होते हैं, जो प्लांट बॉडी के लीफी मेंबर्स होंगे, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे रो में अटैच होते हैं। दिख रहा है? इसी तरीके से रो में अटैच होते हैं। ये रहा आपका थैलस में राइजोइड्स है, कैसे? यूनिसेलुलर। ये भी आपका थैलस, ठीक है। थैलस में राइजोइड्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर। रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाएगी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल टाइप का, कैसा? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रेगमेंटेशन तो एक तरीका है, दूसरा गैमा बड बना देता है। गैमा बड बनाता है, उससे एक नया थैलस जर्मिनेट हो जाता है। गैमा बड क्या होता है? मल्टीसेलुलर हो सकता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो सकता है। उसके बाद पैरेंट बॉडी से डिटैच होकर के नया इंडिविजुअल जर्मिनेट कर देता है। जैसे मान लो ये थैलस है, ठीक है, इस थैलस के ऊपर ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको गैमा कप कहते हैं। इसी के अंदर गैमा बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैसा है गैमा बड? कैसा होता है? मल्टीसेलुलर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। यही पैरेंट बॉडी से यहां से अलग हो जाता है, यहां से डिटैच होकर के एक नया थैलस जर्मिनेट कर देता है। लीवरवर्ट कहां पे ग्रो कर रहे हैं? मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स। यहां पे ग्रो कर दिया। प्लांट बॉडी कैसी है? लीवरवर्ट की थैलॉइड है। एग्जाम्पल दिया गया मार्केंसिया। थैलस कैसा होता है? डॉर्सीवेंट्रल होता है। जो लीफी मेंबर्स होते हैं वो एक स्टेम का जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसमें रो के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है किसकी हेल्प से हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवर्ट में एक तो फ्रेगमेंटेशन से होता है और दूसरा फॉर्मेशन होता है गैमा बड का। गैमा क्या होता है? ग्रीन कलर का मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है। कैसा है? ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बड होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, जिसको गैमा कप बोला जाता है। देखो ये रहा आपका थैलस, ये रहा आपका गैमा कप। इसी गैमा कप में आपके गैमा बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखा गया द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू द फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये जो गैमा बड्स हैं ये यहीं से डिटैच हो जाते हैं और नए थैलस को जर्मिनेट कर देते हैं, नए प्लांट बॉडी को जर्मिनेट कर देते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी, इन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई। जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या तो वो सेम थैलस पे प्रेजेंट होंगे या तो अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होंगे। द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में, और मियोसिस होने के बाद स्पोर्स इसी कैप्सूल में जर्मिनेट होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि स्पोर्स कहां जर्मिनेट होते हैं? इसी कैप्सूल में जर्मिनेट हो रहे हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और यही स्पोर्स जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बना देते हैं, नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉसेस, ठीक है। द predominant stage of the life cycle of mosses is the gametophyte which consists of 2 stages। mosses की लाइफ साइकिल में 2 स्टेज हम लोग देखेंगे, एक होता है प्रोटोनिमा, एक होता है लीफी स्टेज, ठीक है। एक है प्रोटोनिमा, एक है लीफी स्टेज। यहाँ पे देख लो, फिर आपको वहां पे बता देंगे हम। देखो मॉसेस इरेक्ट होता है, थैलस है। एग्जाम्पल क्या है? प्लूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फैग्नम। लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस, कौन कौन सी? प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। अब देखो रिप्रोडक्शन होता कैसे, इसका मेन क्या है? देखो पहली बार एनसीईआरटी में पहले प्रोटोनिमा को मेंशन किया गया है, फिर लीफी स्टेज को मेंशन किया गया। देखो ये है आपका लीफी स्टेज,
लीफ लाइक दिख रहा है ना, लीफ लाइक, ये राइजोइड्स हैं जो कि रूट्स की तरह काम करते हैं ना। राइजोइड्स कैसा है, मल्टीसेलुलर है। लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं, लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड होता है। और इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पे आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सवाल आता है कि मॉसेस में कहां पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो आंसर आना चाहिए लीफी स्टेज जो है वहीं पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन कहां प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाएगा, गैमीट से बना जाइगोट, जाइगोट गया बनाया स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होती है, स्पोरोफाइट मोर इलॉबरेट होता है लीवर वर्ड से। ये बात याद रखेगा कि जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस का वो लीवर वर्ड से ज्यादा इलॉबरेट होता है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, और यही कैप्सूल, इसी कैप्सूल में आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगी तो स्पोर्स बनेगा। कहां से बना, कैप्सूल, कैप्सूल में ही आपका स्पोर्स प्रेजेंट था। अब ये आपका स्पोर डेवलप होगा प्रोटोनिमा में। देखो लीफ लाइक स्टेज था, गैमीट बना, गैमीट से जाइगोट बना, जाइगोट से बना आपका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, फूड, सीटा, कैप्सूल, कैप्सूल में ही आपके क्या प्रेजेंट थे, स्पोर्स प्रेजेंट थे। तो मियोसिस हुई तो आपका स्पोर्स बन गया, करेक्ट। अब यही जो स्पोर्स है डेवलप हो जाएगा प्रोटोनिमा में। प्रोटोनिमा मींस व्हाट, प्रोटोनिमा मल्टीसेलुलर होता है, ग्रीन, क्रीपिंग होगा, ब्रांच्ड होगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये रहा आपका प्रोटोनिमा, ये रहा आपका प्रोटोनिमा। अब प्रोटोनिमा पे बड्स प्रेजेंट हो जाते हैं, बड्स बन जाते हैं इस तरीके से, जिसको लैटरल बड बोला जाता है। और अगर प्रोटोनिमा पे ब्लड प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब जब सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये बन गया, लैटरल बड, अब ये जर्मिनेट कर देंगे इसी लीफी स्टेज को, डेवलप इनटू लीफी स्टेज। यही सिंपल सी चीज घूम घूम के होगी। देखो, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। प्रोटोनिमा डेवलप होते हैं डायरेक्टली, किससे, प्रोटोनिमा किससे डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं, स्पोर से ही तो डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं। तो प्रोटोनिमा इज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। इसको याद रखिएगा कि प्रोटोनिमा कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है और फिलामेंट स्टेज होता है। दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। अब बताओ प्रोटोनिमा कहां से आया, प्रोटोनिमा स्पोर से ही तो आया है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। नेक्स्ट आता है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज कहां से आया, लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर उसमें लैटरल बड्स आ जाते हैं जिसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोला जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। यही तो है ना लीफी स्टेज, अपराइट स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। लीफी स्टेज में यही होता है। तो लीफी स्टेज कहां से डेवलप हुआ है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। कैसे, एज अ लैटरल बड। लीफी स्टेज में क्या होता है, अपराइट सिलेंड्रल एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। सीधे सीधे यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होता है। कहां पे, लीफी स्टेज में। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। ये किससे अटैच्ड होते हैं, ये तो लीफी स्टेज हो गया, यहाँ पे नीचे सॉइल से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। और यही लीफी स्टेज वाली स्टेज होती है, यही इसी पे आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी पे आपके कौन प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट। यहाँ से पढ़ोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिंपल सी चीज है, इस तरीके से आप अगर एक फ्लो चार्ट बना सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। सेम हम लोग इसमें करेंगे, सेम हम लोग टेटोफाइट्स में करेंगे, सेम हम लोग जिम्नोस्पर्म में भी करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज को थोड़ा घुमा घुमा के लिखा है, वहां से करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग 2 स्टेज देखेंगे, क्या क्या, लीफी स्टेज और प्रोटोनिमा। एनसीईआरटी प्रोटोनिमा से स्टार्ट किया कि प्रोटोनिमा कहां से डेवलप होता है, स्पोर से। हम लोग डायरेक्ट सीधे चलेंगे, लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज में क्या दिख रहा है, जो ये है स्टेम, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से लीव्स अरेंज्ड है, कैसे, स्पाइरली अरेंज्ड है। और ये सॉइल से कैसे अटैच है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। अब इसी लीफी स्टेज में आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है मतलब गैमेट प्रेजेंट है। गैमेट से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट किस में चेंज हुआ, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में कौन सा स्ट्रक्चर, फूड, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल क्या बनाया, स्पोर। अब वही स्पोर डेवलप होता है प्रोटोनिमा में। ठीक है, प्रोटोनिमा कैसा है, मल्टीसेलुलर, ग्रीन, क्रीपिंग और ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज होती है। अब यही प्रोटोनिमा, इसी प्रोटोनिमा में जब लैटरल बड्स अटैच्ड हो जाते हैं, अब इसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। और यही लैटरल बड डेवलप हो जाते हैं आपके लीफी स्टेज में। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको नहीं समझ में आया है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस। किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, एक होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होगा प्रोटोनिमा में, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग की हेल्प से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स ऑर्गन, विद द हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनिया, जो कि लीफी शूट्स के एपेक्स पे, लीफी जो शूट था, जो हम लोगों ने लीफी स्टेज पढ़ी, उसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, मतलब उसी पे ही आपके सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, कंसिस्ट ऑफ ए स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है, फूड, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलॉबरेट देन द लीवर, बट ये सब जो मैंने आपको बताया सब यहाँ पे लिखा गया। कैप्सूल
ही आपका स्पोर रखता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस। स्पोर्स किसके बाद बना? म्यूसिस। म्यूसिस होता है तभी तो 2n से n बनेगा। मॉसेस हैव मोर इलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल है फ्यूनोरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम। देखो सिंपल सी चीज है, लीफी स्टेज है, ठीक है। लीफी स्टेज कैसे आई? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। लैटरल बड डेवलप होती है लीफी स्टेज में। लीफी स्टेज जो थी, जो लीफी स्टेज है उसी में, लीफी स्टेज में ही आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, गैमीट्स प्रेजेंट है, करेक्ट। गैमीट फ्यूज के बना दिया जाइगोट। जाइगोट क्या तुरंत बना दिया स्पोर? नहीं, जाइगोट बनाया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या क्या है आपका? फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट है। और स्पोरोफाइट जो मॉसेस का होता है वो लीवर बर्ड से ज्यादा इलोबरेट होता है। अब स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल था यही स्पोर्स को रखता है, कैप्सूल में ही आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्पोर्स बन गया, अब कैप्सूल से आपका स्पोर बन गया, कैसे बना? म्यूसिस की हेल्प से बना। अब ये जो मॉसेस का जो इलॉबरेट मैकेनिज्म होता है, इलॉबरेट मैकेनिज्म किसका होता है? स्पोर डिस्पर्सल का। सिंपल सी चीज इतना समझो, स्पाइरल लीफी स्टेज होता है। लीफी स्टेज में आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन मींस गैमेट प्रेजेंट होते हैं। गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाए, जाइगोट से बना आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, फूड सीटा कैप्सूल, 3 पार्ट, फूड सीटा कैप्सूल, और इसी कैप्सूल में आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्पोरोफाइट में म्यूसिस होता है तो आपका बन जाता है स्पोर। स्पोर किसमें डेवलप होता है? प्रोटोनिमा में। प्रोटोनिमा कैसा है? मल्टीसेलर, ग्रीन, क्रीपिंग, ब्रांच्ड और फिलामेंटस, ठीक है। अब प्रोटोनिमा में लैटरल साइड बड अटैच हो जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यही जो लैटरल बड है यही जर्मिनेट करके, यही डेवलप करके बना देता है आपका लीफी स्टेज, ठीक है। यही लीफी स्टेज बना दिया। और ये जो लीफी स्टेज है ये सॉइल से किसकी हेल्प से अटैच है? आंसर आएगा राइजोइड। कैसा राइजोइड? मल्टीसेलर। एग्जांपल क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम। 3 एग्जांपल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ऐसी है जो कि अभी तक आपको नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। तो अपना पूरा ब्रायोफाइटा हो गया है, एल्गी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टेरोफाइट देखेंगे, जिम्नोस्पर्म देखेंगे और एंजियोस्पर्म, जो भी एक पैराग्राफ है वो देख लेंगे। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा है कि डाउट आया है तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास करने से पहले एक बार एल्गी और ब्रायोफाइट को वापस से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।